दोस्तों जरा सोचिए, आपके राज्य में कोयला ले जाने वाला हर एक ट्रक हर एक टन के लिए 25 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रहा है और ये पैसा जा रहा है नेताओं की जेब में, अफसरों के अकाउंट में, चुनाव फंडिंग में। फिल्म की कहानी लग रही है, पर यह है छत्तीसगढ़ की कड़वी सच्चाई। दिसंबर 2022, ईडी के छापे, बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी, आईएएस ऑफिसर्स हथकड़ियों में, और इन सब के बीच एक नाम जिसने पूरे राज्य को हिला दिया, सौम्या चौरसिया। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले की, जहां 540 करोड़ रुपए की वसूली हुई सबकी नजरों के सामने, और पैसों का निशान जाता है कुछ बहुत ताकतवर लोगों तक। तो सेटल हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन बेहद जरूरी है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन, रोज हजारों ट्रक माइन से अलग अलग जगहों पर कोयला ले जाते हैं। अब जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो तो जाहिर है एक प्रॉपर सिस्टम होता है, नियम, लेवी, टैक्सेशन। लेकिन क्या होता है जब ये सिस्टम खुद ही वसूली का हथियार बन जाए? जुलाई 2020 से जून 2022 तक ठीक 2 साल छत्तीसगढ़ में एक सुनियोजित सिंडिकेट चल रहा था। इनका सिंपल फॉर्मूला था 25 रुपए प्रति टन कोयला। छोटी रकम लग रही है तो मैं ब्रेक डाउन दे देती हूँ। ईडी की जांच के अनुसार इन 2 सालों में लगभग 540 करोड़ रुपए अवैध रूप से वसूले गए। ये टाइपो नहीं है, 540 करोड़। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो इतने पैसे से सैकड़ों स्कूल, अस्पताल बन सकते हैं, लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन इसके बजाय ये पैसा गायब हो गया। सुधार करता हूँ, गायब नहीं हुआ, व्यवस्थित तरीके से डाइवर्ट किया गया। अब सवाल ये है, इतना बड़ा घोटाला कैसे चलता है बिना किसी को पता चले? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हर क्राइम स्टोरी में विलेन होते हैं। इस केस में विलेन सूट पहनते थे, ताकतवर पदों पर थे और सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच थी। खिलाड़ी नंबर 1, सौम्या चौरसिया, 2008 की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, भूपेश बघेल की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी। सोचिए कितनी ताकत, सीएम तक सीधी पहुंच, पॉलिसी डिसीजंस पर प्रभाव, और कथित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में। जब दिसंबर 2022 में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया तो कुछ चौंकाने वाला मिला। डायरियों में 3500 से ज्यादा एंट्रीज, लेजर बुक्स, एक्सेल शीट्स, 100 GB से ज्यादा व्हाट्सएप चैट्स, बिल्स, ऑडियो नोट्स। ये कैजुअल भ्रष्टाचार नहीं था, ये इंडस्ट्रियल स्केल बारीकी से डॉक्यूमेंट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग था। खिलाड़ी नंबर 2, समीर विश्नोई और रानू साहू, दोनों आईएएस ऑफिसर, दोनों सस्पेंड, दोनों गिरफ्तार। जांच से पता चला कि कई अधिकारी कथित रूप से इस नेटवर्क का हिस्सा थे, अपने पदों का इस्तेमाल करके घोटाले को सुविधाजनक बनाते थे। खिलाड़ी नंबर 3, बिजनेस नेटवर्क, इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, बिजनेसमैन और बिचौलिए जिन्होंने कथित रूप से इस सिंडिकेट की ऑपरेशनल लेयर बनाई। लेकिन ये सिर्फ एग्जीक्यूटर थे। असली सवाल, पैसा कहां जा रहा था? ईडी की जांच के अनुसार अपराध से मिले पैसे का इस्तेमाल 3 मुख्य कामों के लिए किया गया। 1, अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत, कैश पेमेंट्स, ताकि सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। सरकारी अधिकारियों को खुश रखो, एनफोर्समेंट एजेंसियों को दूर रखो। 2, चुनाव फंडिंग, यहाँ से ये राजनैतिक रूप से विस्फोटक हो जाता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि इस 540 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा चुनाव से जुड़े खर्चों में गया। कौन से चुनाव? कनेक्ट कीजिए, जुलाई 2020 से जून 2022, छत्तीसगढ़ चुनावों से ठीक पहले। 3, संपत्ति खरीदना, और यहीं वो पकड़े गए। सौम्या चौरसिया और अन्य लोगों ने कथित रूप से करोड़ों की संपत्तियां खरीदी, लेकिन किसके नाम पर? अपने रिश्तेदारों के। क्लासिक बेनामी ट्रांजैक्शन। देखिए, ईडी ने चौरसिया की लाइफस्टाइल के बारे में क्या खोजा।
अप मार्केट ताज ऋषिकेश होटल में स्टेकेशन, फार्म हाउस का नवीनीकरण, एप्पल गैजेट्स, सोने के जेवर, परिवार के सदस्यों के नाम पर 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन के सौदे, 2021-2022 के बीच खरीदी गई 29 अचल संपत्तियां जिनकी कीमत 9 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक सरकारी कर्मचारी के लिए फिक्स्ड सैलरी पर आप 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कैसे समझाएंगे? जवाब है, आप नहीं समझा सकते। इसीलिए इसे असमानुपातिक संपत्ति कहा जाता है। ईडी ने पाया कि परिवार के सदस्यों ने रिश्तेदारों से फर्जी लोन लिए, कृत्रिम बैंक बैलेंस बनाए और फिर वसूली के कैश का इस्तेमाल करके मिनिमम गाइडेंस रेट पर संपत्तियां खरीदी। मनी लॉन्ड्रिंग अपने बेस्ट फॉर्म में, लेयरिंग, कंसीलमेंट और फिर वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुतिकरण। 2 दिसंबर 2022 सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। तब से ये एक कानूनी रोलर कोस्टर रहा है। उन्होंने न्यायिक हिरासत में समय बिताया, फिर मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जमानत का मतलब निर्दोष होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बाहर हैं जबकि केस चल रहा है। और जब सबको लगा कि वो क्लियर हो गई हैं, दिसंबर 2024 ईडी ने उन्हें फिर से गिरफ्तार किया। इस बार एक और घोटाले के सिलसिले में 3,200 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ लिकर घोटाला। एक ही व्यक्ति, अलग घोटाला। पैटर्न देखिए। जनवरी 2026 तक ईडी ने सौम्या चौरसिया और सह आरोपी निखिल चंद्राकर की और 8 संपत्तियां अटैच की, जिनकी कीमत 2.66 करोड़ रुपए है। ये उनके रिश्तेदारों के नाम पर हासिल की गई थीं। कुल मिलाकर स्कोर 273 करोड़ रुपए की संपत्तियां अब तक अटैच। ईडी द्वारा 11 लोग गिरफ्तार, 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज। जांच अभी भी जारी। लेकिन यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहूँगा। सौम्या चौरसिया के वकील ने लगातार कहा है कि सभी संपत्ति घोषित हैं, कि कानूनी रूप से लोन लिए गए थे, कि ये चुनावों के समय राजनीतिक बदला है। क्या ये दावे सही हैं? क्या राजनीतिक मकसद था? कोर्ट तय करेगी। लेकिन सबूत, वो डायरियां, वो व्हाट्सएप चैट्स, वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, वो एक बहुत विस्तृत कहानी बयान करते हैं। अब सोचिए एक आम इंसान के नज़रिए से, जब 25 रुपये एक्स्ट्रा प्रति टन वसूला जा रहा है, तो अंततः इसका भुगतान कौन करता है? ट्रांसपोर्टर? नहीं, वो लागत आगे ट्रांसफ़र करते हैं खरीदारों को, जो इसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। आपके बिजली बिल में वो एक्स्ट्रा कॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट में वो बढ़ोतरी जो प्रोडक्ट की कीमतों में ट्रांसफ़र होती है, इसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में कोई अवैध लेवी दे रहा था। 540 करोड़ रुपए 2 सालों में, यानी 22.5 करोड़ रुपए प्रति महीना, हर एक महीने। और ये सिर्फ वो है जो छत्तीसगढ़ में खोजा गया है। कल्पना कीजिए अगर ऐसे ही ऑपरेशन दूसरे राज्यों में भी मौजूद हैं। भारत में कोयला सेक्टर हजारों करोड़ का है। अगर इसमें से 1-2% भी ऐसे घोटालों के जरिए निकाला जा रहा है, तो हम बात कर रहे हैं देश को भारी राजस्व नुकसान की। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है, ये लोग पढ़े लिखे, ताकतवर, विशेषाधिकार प्राप्त IAS अधिकारी, CM के ऑफिस में बैठने वाले अफसर, उनके पास जनता की सेवा करने का, फर्क लाने का मौका था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कथित तौर पर उसी सिस्टम को लूटने का चुनाव किया जिसकी रक्षा करना उनका काम था। इस मामले से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी चाहिए। पहला, सिस्टमिक सुधार। कोयला परिवहन की डिजिटल मॉनिटरिंग संभव है। GPS ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग। तकनीक उन फिजिकल इंटरवेंशन पॉइंट्स को खत्म कर सकती है जहां भ्रष्टाचार पनपता है, लेकिन लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। दूसरा, मजबूत जवाबदेही। जब CM के ऑफिस में सेवा कर रहा अधिकारी इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोपी हो, तो ये निगरानी पर सवाल खड़े करता है। चेक और बैलेंस कहाँ थे? जांच शुरू करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की शिकायत की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरा, त्वरित न्याय। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई। हम जनवरी 2026 में हैं, अभी भी कोर्ट में हैं। ये 3 साल से ज्यादा हो गए। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है।
ये आरोपी और जनता दोनों पर लागू होता है। और नागरिकों के रूप में हमें भी जागरूक रहना होगा। जब हम ऐसे घोटालों के बारे में सुनते हैं तो संवेदनहीन होना आसान है, चलता है, ये सब तो होता रहता है। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जो भी करोड़ चोरी होता है वो पैसा है जो विकास में जा सकता था। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला लालच, शक्ति के दुरुपयोग और व्यवस्थित लूट की कहानी है। 540 करोड़ रुपए वसूले गए, 11 गिरफ्तारियां, 273 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, और फिर भी जांच जारी है। और नाम सामने आ सकते हैं और संपत्तियां मिल सकती हैं। ईडी ने साफ कर दिया है, वो पूरी मनी ट्रेल को फॉलो कर रहे हैं और जहां भी पैसा गया है वहीं इन्वेस्टिगेशन जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा दुखद लगता है जनता के विश्वास का धोखा। ये अंधेरे से काम करने वाले अपराधी नहीं थे, ये सिस्टम के अंदर के लोग थे। सार्वजनिक फंड से सैलरी लेते थे और कथित तौर पर उसी जनता से करोड़ों की चोरी कर रहे थे। वो कोयला जो हमारे उद्योगों को, हमारे घरों को, हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति देता है, वो भी वसूली का एक औजार बन गया। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो लाइक और शेयर करिए। जागरूकता जवाबदेही की तरफ पहला कदम है। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे घोटाले दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं? क्या अधिकारियों की संपत्तियों की सख्त निगरानी होनी चाहिए? अगली बार तक जानकार रहिए, सचेत रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस पल हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, भ्रष्टाचार जीत जाता है।